हेलो हाय, मैं पर्णा शुक्ला। आज मैं आप लोगों को रेयान पढ़ाऊँगी। ठीक है, टेक्सटाइल चल रहा है तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि टेक्सटाइल चल रहा है। और टेक्सटाइल में मैंने पहले कहाँ तक, मैंने ऊन तक आप लोगों को पढ़ा दिया है। ऊन तक आप लोगों को पढ़ा दिया है। मेरे ख्याल से ऊन तक कोई समस्या नहीं होगी। अगर ऊन तक कोई समस्या है तो आप मेरे ग्रुप पे आकर और मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी समस्या ऊन में है या रेशम में है, रेशम की वीडियोस मेरी थोड़ी अच्छी नहीं आई थी, उसके पहले मैंने कई वीडियो बनाया, वो अच्छा नहीं आया, तो फिर भी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है। आप उसको सुन सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जहाँ प्रॉब्लम आती है आप मेरे पास फ़ोन करना, मैं उसको आपको ज़रूर बताऊँगी, ज़रूर क्लियर करूँगी। चलो रेयान के बारे में पढ़ते हैं आज। ठीक है, पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले आप लोगों का एक होमवर्क ये है कि इसको लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। लाइक हो सकता है बाद में करना, पसंद आने ना आने पे, लेकिन शेयर पहले कर देना। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेयान। रेयान को हम लोग क्या बोलते हैं? रेयान को हम लोग एक मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? रेयान को मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं। रेयान को क्यों मैन मेड फाइबर बोलते हैं? क्योंकि रेयान आदमी के द्वारा बना हुआ है, ये तो पता है। रेयान आदमी के द्वारा बना हुआ है सेलुलोजिक रेशा ही, लेकिन बना आदमी के द्वारा है सेलुलोजिक रेशा ही, लेकिन बना आदमी के द्वारा है। अब दिमाग में ये बात उठनी चाहिए कि अगर सेलुलोजिक रेशा है तो कैसे ये मैन मेड हो गया, क्योंकि कपास भी सेलुलोजिक रेशा है लेकिन वो प्राकृतिक है, लेकिन ये अप्राकृतिक है, यानी मानव निर्मित है। कैसे मानव निर्मित है? तो इसको पहले बाद में समझते हैं। पहले ये समझो रेयान आया क्यों, कैसे आया, किस लिए आया, क्या ज़रूरत थी आने की। देखो, हम जो है ना, हम ह्यूमन हैं, हम मतलब इंसान हैं। इंसान के अंदर संतोष नाम की चीज़ नहीं होती है। तो इंसान जो है वो हर चीज़ पाना चाहता है। तो ऐसे ही ये जो रेयान था, रेयान को बनाने की ज़रूरत इसलिए लगी कि इसके पहले रेशम था। रेशम चाइना में आया, सबको पता है। चाइना इसका जो उत्पत्ति का जो है देश है। तो जब चाइना वालों से पूछा गया कि भाई आप जो कपड़ा पहनते हो बहुत खूबसूरत है, बहुत चमकदार है, कैसे ये कपड़ा इतना चमकदार है? तो चाइना वाले, भाई जो उत्पत्ति किया उसके अंदर तो घमंड, गर्व होगा ही। गर्व तो अलग बात हुई, घमंड होगा ही। अभी आप में से कोई अध्यापिका बन जाए तो एक अलग सी फीलिंग आती है ना कि देखो मेरे बीच में 1000 लोग नहीं हुए, लाख लोग नहीं हुए, मैं हो गई, तो एक अलग सी फीलिंग आ जाती है। उसी तरह से इसकी भी फीलिंग एक अलग थी। तो उनसे पूछा कि भाई आप जो रेशा पहनते हो ये इतना शाइनिंग है, इतना खूबसूरत है, क्या है? तो बोले क्या है ये? रेशम है। तो बोले रेशम है तो कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है? तो उन्होंने बताया कीड़ा पालते हैं, कीड़े से हो जाता है। पूरा प्रोसीजर नहीं बताया कि कैसे कैसे होता है, महंगा है, सस्ता है, क्या है, पूरा प्रोसीजर वो लोगों ने नहीं बताया। वो तो बाद में, बहुत बाद में उपयोग करते 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 जो है ये पता चला कि किस तरह से, कैसे ये रेशा आया, कैसे बना, वो बात की बात है। हम लोग खाना बनाना शुरू करते हैं, धीरे 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 बनाते बनाते हम लोग एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम लोग दूसरों को भी सिखाने की स्थिति आ जाती है। वो बात की बात है, शुरू की बात क्या है। तो अब ये हुआ कि अच्छा ठीक है, तो हम भी रेशम पहनेंगे, बहुत खूबसूरत कपड़ा, हम भी रेशम पहनेंगे। लेकिन अब रेशम पहनेंगे कैसे? रेशम है तो बहुत मुश्किल, है बहुत महंगा। उस समय जब ये रेशम बना था तो उस समय जो रेशम पहनता था उसको संपन्न परिवार, अमीर आदमी को माना जाता था। इवन उन्हीं को ये दिया जाता था जो अमीर हैं। जो मध्यम वर्ग के हैं या जो निम्न तबके के हैं उनको रेशम पहनने का अधिकार भी नहीं था, इतने पैसे नहीं थे। अरे जब खाने पीने के पैसे आएंगे तब तो रेशम पहनने के पैसे आएंगे। पहले खा लो, पेट भर लो, तब तो पहनोगे। तो पता चला रेशम बहुत महंगा है। अब रेशम बहुत महंगा है तो हर आदमी की पहनने की चौथी भाई ना कि चलो ठीक है, बॉलीवुड की एक्ट्रेस अलग अलग जो है वो पहनती हैं, कपड़े पहनती हैं। तो जब जो है कलाकार अलग तरह के कपड़े पहनते तो हम उसको देखते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम लोगों को अच्छा लगता है ना।
हम लोगों को अच्छा लगता है तो हम लोग का भी मन करता है कि हम लोग उसको पहने, लेकिन हम लोग उसको पहन नहीं पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका डुप्लीकेट लेके आते हैं। जो चीज़ वहाँ पर वो लोग ने 5 लाख 10 लाख की खरीदी होगी, वो हम लोग क्या करते हैं 500 5,000 और जो है 50,000 में उसको अवेलेबल कराते हैं, उसको लेके आते हैं। बोलते हैं ना, अरे फला साड़ी का नाम है कुमकुम भाग्य, फला साड़ी का नाम ये है, फला कुर्ता का नाम ये, फला अनारकली, फला वो है, फला वो। तो क्या है 20 तरह का नाम दिया जाता है। तो 20 तरह का नाम जब दिया जाता है तो क्या होता है, ये डुप्लीकेट होता है ना। ओरिजिनल पहनने की क्षमता सबके अंदर तो नहीं है, सबके अंदर नहीं ओरिजिनल पहनने की क्षमता। तो बस यही चीज़ हुआ कि ठीक है सिल्क बहुत महंगा है, रेशम बहुत महंगा, तो हम एक कृत्रिम रेशा बनाते हैं। अब कृत्रिम रेशा बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने सेलुलोजिक रेशा चुना। सेलुलोजिक रेशा चुना ताकि वो फीलिंग दे कि ये प्राकृतिक भी लग रहा है और आदमी द्वारा बनाया गया है, तो आदमी वाला भी है क्योंकि आदमी तैयार किया है। ये हो गया ज़रूरत क्या पड़ी, ज़रूरत बनाने की। इस ज़रूरत के बाद से जो है ये रेशा बना, इस ज़रूरत के बाद से ये रेशा बना। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो है जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने सन 1664 में रेयान की खोज की। उनको लगा कि आम आदमी तक ये रेशा पहुंचाना चाहिए, रेशम पहुंचाना चाहिए, उनको भी खुशी है इसमें, उनको भी पहनना चाहिए। तो उनको क्या लगा, उन्होंने क्या सोचा कि ये रेशा बनाना चाहिए। तो उन्होंने जो है रॉबर्ट हुक ने 1664 में इस रेशे की खोज की। रॉबर्ट हुक का मानना था कि रेशम के कीड़े से मुंह से निकले रेशे के समान कृत्रिम ग्लूटिनस संगठन द्वारा रेशा बनाया जा सकता है। वो ये सोचते थे कि जैसे रेशम लार और अपने गोद से जो है रेशा बनाता है, रेशम गोद से जो रेशा बनता है उससे क्यों नहीं रेशा बन सकता, कृत्रिम रेशा भी बन सकता है। सन 1710 में फ्रांस के वैज्ञानिक R.A.D. र्यूमर ने सुझाव दिया कि रेजिन और लेट रासायनिक पदार्थों की सहायता से रेशम का फिलामेंट बनाने की संभावना है। उन्होंने ये राय दी कि जो है रेशम का फिलामेंट बनाया जा सकता है। किससे बनाया जा सकता है, किससे कि रेजिन और लेट रासायनिक पदार्थों से बनाया जा सकता है। इसके बाद 1840 में एक ऐसे उपकरण का आविष्कार किया जिसके छोटे छोटे छिद्रों की सहायता से संश्लेषण रेशे निकाले जा सकते थे, जिसे जॉर्ज ऑडिमस नामक स्विट्जरलैंड के केमिस्ट ने सेलुलोज नाइट्रेट बनाने की खोज की। सेलुलोज नाइट्रेट, पहला रेशा क्या बना था, सेलुलोज नाइट्रेट। पहला रेशा बना था सेलुलोज नाइट्रेट। सेलुलोज नाइट्रेट बहुत महंगा बन गया था। सेलुलोज नाइट्रेट पे जब उसको बनाने की प्रक्रिया हुई तो इतनी प्रक्रिया करनी पड़ी कि वो भी कहीं कहीं जाकर रेशम के समान हो गई, उतनी ही महंगी हो गई, जितना महंगा रेशम था उतनी ही महंगी हो गई। तो क्या हुआ, अब रेशम के बराबर जब महंगा हो गया तो फ़ायदा क्या हुआ बनाने से, वो भी तो अमीरों की पहुंच तक रह गया। सेलुलोज नाइट्रेट को खोज की। यह सेलुलोज नाइट्रेट की प्रक्रिया रेयान बनाने की दिशा का प्रथम चरण था। इसके पश्चात सन 1864 में काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट ने नाइट्रोसेलुलोज द्वारा प्रथम मानव निर्मित रेशा निर्मित किया। इन्हें रेयान का जनक कहा जाता है। किसको रेयान का जनक कहा जाता है, काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट को। काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट को काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट, ठीक है। इन्होंने काउंट हिलेरी दी चार्टोनेट ने क्या किया, रेयान की खोज की। कहने का मतलब बहुत लोगों ने काम किया, ऐसा नहीं कि बहुत लोगों ने काम नहीं किया, काम बहुत लोगों ने किया, लेकिन जो है जो है बनाने का जो पूरा प्रोसीजर किया, जो मतलब बना के सामने लाया है, उनका नाम था क्या, काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट ने। चार्टोनेट ने प्रथम रेयान फैक्ट्री का भी निर्माण किया। प्रथम रेयान फैक्ट्री का निर्माण भी काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट ने किया। इसको याद रखना, प्रथम रेयान फैक्ट्री का निर्माण भी
चार्टोनेट जी ने किया। सन 1980 में फ्रांस के वैज्ञानिक डिस्पेसिस ने रेयान निर्माण को कुप्रामोनियम प्रक्रिया का विकास किया, जिससे कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिससे यह नाइट्रोसेलुलोज रेयान से अधिक उत्तम रेशा बना। अब देखो, रेशम के से तुलना करने के लिए बनाया गया रेयान को, तो पहला रेयान क्या बनाया? नाइट्रोसेलुलोज। नाइट्रोसेलुलोज का जो रेशा बना उससे भी अच्छा रेशा बना कुप्रामोनियम। और नाइट्रोसेलुलोज को क्यों जो है स्विच करना पड़ा कुप्रामोनियम? क्योंकि नाइट्रोसेलुलोज पहला रेशा था वो बहुत महंगा था, बहुत महंगा वो बना, इसलिए उसको स्विच करना पड़ा किस पर? कुप्रामोनियम पर। फिर 1925 में सर्वप्रथम मानव निर्मित रेशों को अधिकृत मान्यता प्राप्त होगी, 1925 में। इसी समय फेडरल ट्रेड कमीशन ने रेयान नाम को सेलुलोज या उसके समान अन्य तत्वों से बनाए जाने वाले धागे के लिए उपयोग प्रदान कर दी। एफटीसी ने पुनः सन 1937 में सेलुलोज द्वारा निर्मित किसी भी रेशा या धागा का रेयान नाम दिया। एफटीसी ने पुनः सन 1937 में सेलुलोज द्वारा निर्मित किसी भी रेशे को या धागे को रेयान का नाम दे दिया। मतलब कि अगर सेलुलोजिक रेशा कोई मानव निर्मित बनता है तो वो रेयान है। ये 1937 में ये उसको मान्यता प्रदान कर दी गई। ठीक है, तो क्या हुआ, इतना सारा चीज़ क्या यहाँ रेशम को स्विच करने के लिए जो है आया कि सब लोग रेशम पहन सके। ठीक, रेयान के उत्पादन का मुख्य कारण क्या था? रेशम की पूर्ति करना, नकली रेशम बनाकर सारे लोग रेशम पहुंचाना, सारे लोगों के पास रेशम पहुंचाना, नकली रेशम बनाकर सारे लोगों के पास रेशम पहुंचाना, ये जो है रेयान का मुख्य उद्देश्य था। भारत में रेयान सबसे पहली फैक्ट्री कब लगी? 1946 में केरल में स्थापित हुई। रेयान की पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ लगी? केरल में लगी। केरल में स्थापित हुई। अब तक सैकड़ों कारखाने खुल चुके थे, कारखाने सैकड़ों खुल चुके थे, बहुत कारखाने खुल चुके थे, लेकिन जो सबसे पहली फैक्ट्री भारत में केरल में खुली। ठीक है, फिर केरल में खुलने के बाद रेयान का प्रचलन आज भी बहुत अधिक भारत में भी हो गया। भारत में फैक्ट्री खुली तो भारत में भी हो गया। रेशम के समान सुंदरता, कोमलता, लचीलापन, मुलायम, अति आकर्षण के कारण काफ़ी लोकप्रिय हुआ। डॉक्टर लेबार्थ ने लिखा है कि रेयान जो है ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है आदमियों की, जो है जो आदमी इसका प्रोडक्ट किए, जो आदमी इसको बनाए, जो आदमी सिल्क को और स्विच करके रेयान सिल्क के नाम से जो है इसको बनाया गया। इसको कॉटन में भी मिला सकते हैं, इसको वूल में भी मिला सकते हैं, इसको कहीं भी मिला के बनाया भी जा सकता है। ये बहुत बड़ी उत्पत्ति थी। रेयान निर्माण का आधार था रेशम का कीड़ा, शहतूत के पत्ते खाकर सेलुलोज को ही जो वायु के संपर्क में सूखकर धागे के रूप ले लेता था। रेयान निर्माण का आधार वही है जो रेशम का कीड़ा करता था। क्या करता था? वो शहतूत की पत्तियों को खाता था और उससे सेलुलोज को ही ग्रंथियों से निकालता था। अब सेलुलोज को खा रहा है तो ग्रंथियों से निकाल रहा है तो वो प्रोटीन हो जाता था, तो वो प्रोटीन हो जाता था। तो प्रोटीन था पहले सेलुलोज ही, लेकिन फिर वो खा के बाहर जब निकाल रहा तो प्रोटीन हो गया, शरीर के अंदर से निकाल रहा। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो है वो भी प्रोटीन हो गया। वो जब हवा के संपर्क में आता था सूख जाता था, सूख कर धागे का रूप ले लेता था। तो रेयान को भी जो है क्या किया गया, सेलुलोजिक रेशा बनाने की बात सोची। तो टॉटी को स्पिनरेट ने कहा गया कि उसके ऊपर का भाग प्लेटिनम धातु का बना है। ठीक है, बारीक छिद्र कहाँ है, सुखाकर रेयान ने भी सेलुलोज पदार्थ बारीक छिद्रों वाली एक धातु से निर्मित ट्रॉटी यानी नोजल से निकाला और नोजल के ही माध्यम से स्पिनरेट में जो है उसको डाला गया और उसके अंदर से निकालते हुए ऊपर का भाग प्लेटिनम धातु का बना हुआ था। उस नोजल का भाग प्लेटिनम का बना हुआ था, उससे निकाला गया उस धागे को और धागा जो है वो रेयान बना। जब सेलुलोज सूख जाता था तो धागा बन जाता था। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सेलुलोज कैसे मिलता, तो मैंने पिक्चर लगा रखी है। ये देखो, ये है लकड़ी का
बुरादा होना चाहिए ना, लकड़ी का पल्प होना चाहिए, घोड़ा लिखोटा। इसको थोड़ा इसको सही कर लेना, ठीक है, इसको सही कर लेना। ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे आप बुरादा, लकड़ी का पल्प यानी गुद्दा, लकड़ी का गूदा, ठीक है, लकड़ी का गूदा, लकड़ी का गूदा। तो क्या हुआ, तो लकड़ी का गूदा ये है, इसी लकड़ी के गूदों से, ये तो एक लकड़ी का गूदा सिर्फ दिखाने के लिए, ऐसे ही लकड़ियों के गूदों से रेयान बना, ऐसे ही लकड़ियों के गूदों से रेयान बना, ठीक है। ये देखो, ये है नाइट्रोसेलुलोजिक रेयान। ये कौन सा है, नाइट्रोसेलुलोजिक रेयान। जो पहला रेयान बना था नाइट्रोसेलुलोजिक रेयान, ये पहला रेयान था नाइट्रोसेलुलोजिक रेयान। ये लकड़ी के गुद्दे से बना है, लकड़ी के गुद्दे में क्या था, सेलुलोज था, तो नाइट्रोसेलुलोज लिखा हुआ है, तो इससे बना था पहला रेयान। इसके बाद क्या है, मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। इसके बाद तो ये पहला रेशा था, पहला रेशा काफ़ी महंगा हो गया था। नाइट्रोसेलुलोज रेयान जो था, उत्पादन सर्वप्रथम इसी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था। इसका प्रारंभ सन 1884 में फ्रांस के काउंट हिलेरी चार्ट्रोनिट ने किया था। इस प्रक्रिया में रुई को गंधक यानी कि जो है, जो बोलते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं, गंधक और सोरे, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड, गंधक मतलब सल्फर, एसिड में प्रक्रिया करा के नाइट्रोसेलुलोजिक रेशा परिवर्तित किया गया, जिससे प्रज्वलनशील पदार्थ बनता है। इस पदार्थ को ईथर के घोल में घोला जाता है तथा घोल को छोटे छोटे छिद्रों से जो है बाहर निकाला जाता है। इसके बाद जब वो बाहर निकलता है, ईथर भाप बनकर उड़ जाता है तथा उसके स्थान पर सुंदर धागा प्राप्त हो जाता है। इस धागे को अज्वलनशील बनाने के लिए हाइड्रोसल्फर की प्रक्रिया की जाती है। फिर आजकल अधिक व्ययशील होने के कारण इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता, कम किया जाता है। तो क्या हुआ कि कपास की पट्टियाँ यानी कपास यानी सेलुलोज, कपास को, रुई को, जो ये देखो, इसीलिए मैंने फ़ोटो लगा रखा है। ये क्या है, ये लुगदी है, ये गूदा है। इस गूदे को क्या किया है कि इस गूदे को नाइट्रोसेलुलोज, इस कपास की जो है उसको क्या किया, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड मिलाकर जो है इसको नाइट्रोसेलुलोज बनाया गया। नाइट्रोसेलुलोज को ईथर प्लस अल्कोहल के घोल में डुबाया गया, तो ये क्या बना, कोलाइडल घोल बना। अब कोलाइडल घोल को स्पिनिरेट के छिद्रों से बाहर निकाला गया तो रेयान का रेशा प्राप्त हुआ। रेयान जब प्राप्त हुआ तो रेयान को जब रख दिया गया तो अल्कोहल उड़ जाता है, अल्कोहल जो है उड़ जाता है, अल्कोहल उड़ गया, ईथर वाष्पीकरण होकर उड़ गया, तो एक बढ़िया रेशा मिल गया। लेकिन ये महंगा होने की वजह से फिर इसको क्या किया गया, इसको बदला गया, फिर इसको क्या किया गया, इसको बदला गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्या कि विस्कोस प्रक्रिया। विस्कोस प्रक्रिया, वैसे विस्कोस अभी चलन में है, विस्कोस थर्ड उसमें आता है, बिल्कुल विस्कोस अभी चलन में। उसके बाद कुप्रामोनियम बना, कुप्रामोनियम उसके बाद बना। फिर क्या हुआ, 1992 में विस्कोस बना, 1992 में बना विस्कोस। मैं विस्कोस भी लगा, ये देखो, ये है विस्कोस रेयान। विस्कोस रेयान बहुत ही बढ़िया किस्म का रेयान है। देखो इसमें कितनी शाइनिंग है। अभी ये सिर्फ ईथर और इसका अल्कोहल उड़कर ये तैयार हुआ है, जिसको जो है बाद में काटा जाएगा, स्पिनिंग की जाएगी तो धागा बनेगा। ये ईथर वगैरह से घोल से निकाल कर ये बाहर किया जा चुका है। विस्कोस का सर्वप्रथम निर्माण बिट्रिस रासायनिक वेबन क्रॉस तथा बीडल ने सन 1892 में किया था। आधुनिक समय में रेयान का अधिकांश उत्पादन इसी प्रक्रिया के द्वारा संपादित किया जाता था, क्योंकि इसमें उत्पादन का व्यय कम नहीं है, अपितु धागा भी विशेष रूप से सुंदर निकलता था। विस्कोस रेयान जो था वो सस्ता ही नहीं था, बहुत सुंदर भी था। देखो कितना सुंदर है, कितनी शाइनिंग है। लेकिन ये शाइनिंग इसमें नहीं है, लेकिन ये शाइनिंग जो इसमें है, आप देखो ध्यान से, क्या ये शाइनिंग नाइट्रोसेलुलोज में है जो शाइनिंग विस्कोस में है? नहीं है। सर्वप्रथम बांस की लुगदी बनाई जाती थी, फिर उसे शुद्ध किया जाता था। तत्पश्चात
विस्कोस क्रिया को लकड़ी की लुगदी पर कास्टिक सोडा का प्रक्रिया किया जाता था। जेंथेट सेलुलोज बनाने के लिए इस लुगदी को कार्बन सल्फर में मिश्रित किया जाता था। कास्टिक सोडे के आसक्त घोल में, आसक्त मतलब जो नुकसान ना पहुंचाए, आसक्त मतलब जो नुकसान ना पहुंचाए, ऐसे घोल में इसको डाला जाता था। इसे लाल अथवा नारंगी रंग का द्रव पदार्थ बन जाता था, जो स्वच्छ करने के उपरांत तथा जमने पर विस्कोस नाम का एक बढ़िया रुई तैयार हो जाती थी। इसके उपरांत इसको छोटे छोटे विस्कोस द्वारा ये एक तरल पदार्थ निकलता था। इसके उपरांत इसको छोटे छोटे छिद्रों से सल्फ्यूरिक एसिड के घोल में डालकर इसमें जेंथेट सेलुलोज उसमें डालता सेंसेट जेंथेट सेलुलोज जम जाता। उपरांत कई सुंदर रेशों के साथ इसको खींचा जाता था। ये रेयान के धागे की आकृति ले लेता था। ठीक है, तो ये समझ लो कि इससे सुंदर विस्कोस है। लागत कम लगी लेकिन सुंदरता बिल्कुल बढ़िया आई। कैसे बना देखो, फिर से सुन लो कैसे बना। लकड़ी ली गई, लकड़ी से बांस की ली गई या कपास की या किसी चीज़ की ली गई, उससे क्या हुआ, लुगदी निकाली गई। लुगदी निकाली गई, लुगदी मैंने वो फोटो भी लगा रखी है, ये देखो, ये देखो, बांस है उससे लुगदी ये बांस है उससे लुगदी निकाली गई, ये लकड़ी है उससे निकाली गई, ये सारे रेसे निकाले गए। फिर क्षारीय सेलुलोज में इनको मिलाया गया। फिर नियंत्रित ताप पर और दाब पर 3-4 दिन रखा गया। फिर कार्बन डाई सल्फाइड मिलाकर इसको एक्सथेंसेट सेलुलोज में बदला गया। फिर एक गाढ़ा घोल तैयार हुआ। गाढ़ा घोल को छाना गया और छानने के बाद अम्लीय माध्यम से स्पिनिरेट के छिद्रों से रेयान के रेशे को बाहर किया गया। फिर इसको लपेटा गया। ये विस्कोस की प्रक्रिया थी। ठीक है, अब क्या है, कुप्रामोनियम प्रक्रिया है। कुप्रामोनियम प्रक्रिया है, ये है, ये देखो मैंने क्या दिखाया कि वुड मटेरियल है, ये वुड मटेरियल है, ये चिप यार्ड है जहाँ पर वुड को छील कर इसको बिल्कुल से छोटे छोटे काट दिया जाता है। केमिकली मोडिफाइड पल्प, ये देखो क्या है कि पल्पिंग, डाइजेशन, ब्लीचिंग। ठीक है, अब क्या है, इसको इसमें यहाँ पर देखो ये एक लकड़ी है, इसको तुम मान लो, आप मान लो इसको बांस है, इसको मान लो इस बांस से क्या हुआ, यहाँ पर पल्प तैयार किया गया, इससे लुगदी तैयार की, पल्प तैयार किया गया। फिर क्या हुआ, केमिकली मॉडिफाइड, अब केमिकल के माध्यम से इसको बदला गया, पल्प को बदला गया। इसके बाद क्या हुआ, प्रोसेस टू लूजन द फाइबर। अब ये फाइबर के उसमें बनाने के लिए क्या किया गया, केमिकली मॉडिफाइड नैनो सेलुलोज मतलब छोटे छोटे, बहुत छोटे सेलुलोज को ये लाकर यहाँ पर तैयार किया गया। समझ गए। अब इसको देख लो, देखो ये है लकड़ी, ये है लकड़ी, ये है लकड़ी, ये बांस है, ये भी मेरे ख्याल से बांस है, मुझे इतना लग नहीं रहा देखने में, ये भी एक लकड़ी है। फिर इसके माध्यम से यहाँ लुगदी तैयार की गई है, यहाँ लुगदी तैयार की गई, यहाँ लुगदी तैयार की गई है। ये इन्हीं लुगदियों से, इन्हीं गुद्दों से क्या किया जाता है, सेलुलोज रेशा बनाया जाता है। पहले सेलुलोज ले लिया जाता है, उसके बाद इस पर केमिकल रिएक्शन करके रेयान बनाया जाता है। इसीलिए रेयान मानव निर्मित तो है, कृत्रिम तो है लेकिन रासायनिक नहीं है। कृत्रिम तो है लेकिन रासायनिक नहीं है। समझे, इसको पूर्ण रासायनिक नहीं है ना, पूर्ण रासायनिक नहीं है, इसलिए पूर्ण रासायनिक ना होने की वजह से ये ऐसा है। पूर्ण रासायनिक होता तो इसको रासायनिक रेशा बोलता। अभी क्या है, मानव निर्मित रेशा है। इतना समझिए, आपको कुप्रामोनियम समझ लो। यह एक प्रक्रिया है, ये भी कुप्रामोनियम भी सन 1897 में यह प्रचलित में आई। इसमें रुई की पट्टियों द्वारा लकड़ी के लुगदियों और गुद्दों के द्वारा इसे कास्टिक सोडा या सोडा ऐश में उबाला जाता था। इसके उपरांत इसे क्लोरीन में कास्टिक सोडा या क्लोरीन में ब्लीच करके विरंजित किया। विरंजित मतलब ब्लीचिंग, विरंजन मतलब क्या होता है, रंजक हो अगर तो उतार दो तो विरंजक हो जाता है, तो उसको विरंजित किया जाता था, साफ किया जाता था, तत्पश्चात इसको धोकर सुखा दिया जाता था। फिर इनको कॉपर सल्फेट और अमोनियम डाई ऑक्साइड के घोल में घोला जाता था। द्रव पदार्थ को धागा बनाने के लिए, जमने के लिए छोड़ दिया जाता था।
फिर इस पदार्थ को छोटे छोटे छिद्रों द्वारा अम्लीय द्रव के घोल में डाला जाता था। तब यह पुनर्निर्मित सेलुलोज रेशे के रूप में आ जाता था। इन रेशों की सुंदरता जो है इतनी थी कि इन रेशों को सुंदरता देने के लिए इनको फिर खींचा जाता था। ठीक है, इनको रेशा खींचा जाता था। कुप्रामोनियम की ये बात हो गई। ठीक, अब सेलुलोज एसीटेट, ये सारे किस में आ रहे हैं? मानव निर्मित तंतु में आ रहे हैं, रेयान में। किस में आ रहे हैं? मानव निर्मित तंतु रेयान में आ रहा है। सेलुलोज एसीटेट, यह प्रक्रिया का व्यापारिक स्तर पर विकास सन 1918 से हो। यद्यपि इसका अनुसंधान आधी शताब्दी के पूर्व ही हो गया था, किंतु एसीटेट रेयान ऊपर वर्णित किए हुए तीनों प्रकार के रेयान में भिन्न है। ऊपर वर्णित मतलब कि जो मैंने बताया, नाइट्रोसेलुलोज, विस्कोस और कुप्रामोनियम, इन तीनों से अलग है ये, इसलिए इसको रेयान के उसमें ज़्यादा नहीं माना जाता है। किसको? एसीटेट सेलुलोज विधि को। मैंने आपको उस दिन मैंने एक वॉइस नोट डाला था, मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था, तो मैंने सेलुलोज एसीटेट विधि बताई थी, उसको किसी ने माना नहीं था। तो इस जो मैं जिस बुक से पढ़ा रही हूँ उस बुक में है। अगर किसी के पास ये बुक होगी तो उसको पता होगा। ये बुक है किसकी? रीना खनूजा की। डॉक्टर रीना खनूजा है, टेक्सटाइल की बुक है, उससे मैंने इसको बताया था। चलो आगे चलते हैं। इसके बारे में जो मैंने बहुत पहले बहुत विस्तृत रूप से बता दिया था। अब रेयान के रेशों की कटाई कैसे होती है? नहीं, कताई मतलब स्पिनिंग कैसे होती है? जब सारी विधियों द्वारा सेलुलोज घोल प्राप्त कर लिया जाता है और सारे माध्यम से जो है धागे बनाने के लिए रेशे एक साथ जो है इकट्ठा कर लिए जाते हैं, तब इनको धागा बनाने का तरीका क्या होता है, इसको सुनो। रेशों का संगठन। रेयान एक कृत्रिम रासायनिक रेशा है। रेयान शब्द ऐसे कृत्रिम रेशों के लिए प्रयुक्त होता है जो बांस, रुई या लकड़ी के गूदों से विशेष क्रिया द्वारा किया जाता है। किससे किससे किया जाता है? बांस से, लकड़ी से और भी कुछ होगा उसके गूदों से, मतलब कि सेलुलोजिक रेशा। समझ लो बस ये कि सेलुलोजिक रेशा। ठीक है। रेयान की तैयारी क्या की जाती है? रेयान की तैयारी की प्रक्रिया है चमक को कम करना। पहले डीलस्टरिंग, पहले इसकी चमक को कम किया जाता है। रेयान को जो है जिस तरीके से निर्मित किया जाता है उसमें अत्यधिक चमक आ जाती है। क्यों नहीं चमक आएगी? क्योंकि एक तो सेलुलोज है, उसमें चमक नहीं रहती है, तो उसको रेशम जैसा बनाने के लिए उसमें इतना जो प्रोसेस किया गया और इतनी चीज़ जो मिलाएगी तो चमक बढ़ाने के लिए मिलाएगी। तो चमक बढ़ाने के लिए जब मिलाएगी तो चमक तो आएगी ही। तो अब इतनी चमक हो जाएगी कि वो बिल्कुल से मतलब आँख में चुभेगा। रेशम चुभता नहीं, रेशम शालीन लगता है, रेशम सॉफ्ट लगता है। लेकिन कोई आप साड़ी वगैरह देखो, कुर्ता, सलवार, सूट, ये सब देखो तो उसकी भयंकर चमक होती है ना, तो मतलब आप उसको दुकान वाला दिखाता तो आपको तो नहीं भैया इसको मत दिखाओ, ये तो बिल्कुल इस तरह का तो कपड़ा दिखाना ही नहीं। तो उसी तरह से इसको क्या था, किसको चमक इसका कम करना था। अत्यधिक चमक या भड़कीलापन कम करने के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त तेल, मोम और पैराफिन का भी प्रयोग किया जाता था। इन पदार्थों से सेलुलोज घोल में उसी समय डाल दिया जाता था जब उसे स्पिनिरेट द्वारा गुजारा नहीं गया होता, तभी हो जाए। रेयान के रंगों की लंबाई क्या है? रेयान के रेशों की लंबाई क्या है? रेयान का रेशा इच्छानुसार लंबा किया, मोटा, पतला किया जा सकता। क्यों? क्योंकि मानव निर्मित रेशा है, तो इसको लंबा, पतला, मोटा हर तरीके से किया जाता है। ये देखो रील पे लपेटा हुआ है, तो इसको किसी भी तरह से कर सकते हैं ना। जब इस मानव निर्मित होगी तो इसको किसी भी तरह से कर सकते हैं। इसको जब जो चीज़ सेलुलोजिक है, रुई से बन रहा है, उसको हम किसी तरह नहीं कर सकते। जो चीज़ कीड़े के माध्यम से बन रहा है, वो कीड़ा जिस हिसाब से तैयार करेगा वही है। जो चीज़ जानवर से पा रहे हैं, वो जानवर जितना उसका बाल होगा उतना ही मिलेगा। लेकिन जो चीज़ हम बना रहे हैं वो, जैसे आप हो जैसे मान लो आप रोटी बना रहे हो, तो रोटी आपके अधिकार में, आप रोटी छोटी बना सकते हो, आप रोटी बड़ी बना सकते हो। आप पूड़ी बना रहे हो, आप पूड़ी एक बड़ी सी रोटी बनाओ, उसको 8 भाग में काट दो, या एक बड़ी सी रोटी बनाओ, उसको खूब ढेर सारा तेल डालो और फ्राई कर दो और निकाल के दे दो कि हाँ मैं जो 6 पूड़ी खाता हूँ वो सीधे एक ये बड़ी वाली पूड़ी खा लेगा, बात खत्म। तो वो आपके हाथ में है, उसको आप अपने अनुसार तय कर सकते हो। उसी तरह से ये भी है।
फिर रेयान के क्या हो गया कि इसको अपने हिसाब से तय किया था, क्योंकि जो इसमें रेट होता है उसको जिस हिसाब से उसका छेद रहेगा उस हिसाब से धागा निकल जाएगा। रेयान के वस्त्र को तीन प्रकार के रेशों द्वारा बनता है। एक है इकहरा रेशा, बुनाई के धागे इकहरे रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें जितना मोटा या महीन व्यास का धागा बनाना होता है उतना व्यास का ये बन जाता है, मशीन द्वारा निकाला जाता है, बन जाता है। बहुरेशे वाला धागा, बहुरेशे वाले धागे दो या दो से अधिक रेशों से मिलकर बटकर बनाए जाते हैं। इनमें रेयान के महीन रेशों को दो अलग अलग रीलों पर चढ़ा, देखो कई रेशा कई रील है ना, अब इसी तरह से दो अलग अलग रील पे चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद दो अलग अलग रीलों पे जब चढ़ा दिया जाता है फिर इन्हें वांछित मोटाई वगैरह स्पिनेटर के द्वारा तो दे ही दिया जाता है, स्पिनेटर वगैरह के। फिर इस मार्ग से मजबूत बनाने के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में सुखाकर खड़ा कर लिया जाता है। रेशे को इतना मजबूत बनाया जाता है जिससे वो अकेले भी खिंचाव और झटके सहन कर सके। बहुरेशे वाला धागा, बहुरेशे वाले धागा क्या होता है, दो या दो से अधिक रेशों को मिलाकर या बटकर बनाए जाते हैं। इसमें रेयान के महीन रेशों को, ये तो बहुरेशीय वाला हो गया। फिर कता हुआ रेयान, बहुरेशीय के बाद कौन सा है, कता हुआ रेयान। कता हुआ रेयान क्या है, अच्छा बहुरेशीय में एक देखो, एक रेशा और प्लस एक रेशा दो रेशा बना, एक रेशा प्लस एक रेशा बना तो दो रेशीय धागा बना, दो रेशा प्लस दो रेशा बना तो चार रेशीय धागा बना, चार रेशा प्लस चार रेशा बना तो आठ रेशा, तो आठ रेशीय बना। ये समान रेशा लेकर समान तरीके से बनाया जाता है। कैसे, एक एक से दो, दो से चार, चार से। कह रहा है एक से दो से चार से जिस तरह से भी बनाना हो, दोनों रीलों के धागों को मिलाते समय इसमें ऐंठन भी दी जाती है। इसके बने वस्त्र अधिक मुलायम, लचीले, मजबूत की दृष्टि से बढ़िया होते हैं। होजरी के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के वस्त्र भी रेयान से बनते हैं। अब कता हुआ रेयान क्या होता है, कता हुआ रेयान होता है वस्त्र, कुछ रेयान के तंतु छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी फूटी अवस्था में मिल जाते हैं, यानी बच जाते हैं, तो वो कता हुआ छोटे छोटे टुकड़े में रेयान मिलता है। फिर क्या है, परिष्कृत एवं परिसज्जा, परिष्करण और परिसज्जा। पहला क्या था, चमक को कम करना, दूसरा क्या था, रेयान के धागों की लंबाई, और तीसरा क्या है, रेयान के धागों की लंबाई के अंतर्गत क्या क्या आया, इकहरे रेशे, बहुरेशे और कता हुआ रेयान। कता हुआ रेयान कौन था, जो जब रेयान बन रहा था तो जो छोटे छोटे उसमें टुकड़े मिल रहे थे वो कटे हुए थे। अब तीसरा क्या है, परिष्कृत एवं परिसज्जा, रेयान के वस्त्रों पर इस्त्री करना, कड़ा करना, सिलवट प्रतिरोधक यानी क्रीज रेसिस्टेंट बनाने के लिए, नक्काशी करने के लिए यानी एम्ब्रॉयडरीज वगैरह करने के लिए, रोएं उठाने के लिए आदि के लिए परिसज्जाएँ करनी पड़ती हैं। और परिसज्जाएँ जब इसमें कर दी जाती हैं तो और आकर्षक लगते हैं। रेयान के रेशे की विशेषता क्या है, पहले सुन लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक विशेषताएं। ज्वलन का प्रभाव क्या पड़ता है, जब रेयान के धागों को जलाया जाता है तो ये सरलता से जल जाता है। इसमें रुई जैसी लपट उठती है तथा इसके उपरांत ये पिघलकर काले दाने के रूप में बदल जाता है। जलते समय इसमें कागज़ या रस्सी जलने से गंध आती। क्यों कागज़ जल्दी जैसी बदबू आती, क्योंकि ये किससे बनता है, सेलुलोजिक रेशा होता है, ठीक है। और रस्सी जलनी कैसी बदबू आती है, क्यों, क्योंकि इस पर जो है और ज़्यादा मिलावट करके रसायन करके इसको बनाया जाता है। संगठन क्या क्या है रेयान का, रेयान चाहे जिस भी विधि से निर्मित किया जाए इसका मूल आधार पौधा है। पौधा के अंदर जो सेलुलोज होता है वही होता है। मैंने पहले बताया, मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई कि सेलुलोज से ही रेयान बनेगा, इसी सेलुलोज से रेयान बनेगा। उसके बाद आप इस पर जो है जो भी केमिकल डालना हो वो आप केमिकल डाल सकते हैं। पहले आपको यही प्रोसीजर पहले आपको यही प्रोसीजर करना पड़ेगा, पहले आपको यही सारे प्रोसीजर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप रेयान को बना सकते हो, ठीक है। फिर रेयान का चिर अस्थायी, तो रेयान छोटे छोटे रेशों का काता गया रेयान अधिक टिकाऊ नहीं होता है। जो छोटा छोटा रेशा होता है काटा जाता है वो बहुत बड़ा मजबूत नहीं होता। रेयान पर्याप्त मात्रा में जो लंबे रेशे होते हैं वो मजबूत होते हैं, छोटे रेशे मजबूत नहीं होते हैं, किंतु वह शुद्ध रेशम, सूती वस्त्र, लिनन के रेशों से टिकाऊ, शुद्ध रेशम, सूती वस्त्र, लिनन के रेशे के समान टिकाऊ नहीं होते। जितना टिकाऊ एकदम प्योर रेशम होता है, जितना टिकाऊ जो है सूती होता है, लिनन होता है, उतना टिकाऊ रेयान नहीं होता।
लंबाई मानव निर्मित रेशा होने की वजह से इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। फिर छोटे रेशे जिन्हें स्टेपल कहते हैं, इन्हें टो भी कहा जाता है। इन्हें भिन्न भिन्न रेशों के साथ मिलाकर ब्लेंड करके बनाया जाता है। स्पिंडलेटर के छेदों के आकार के परिवर्तन में लाकर नियंत्रित करके रेयान के रेशों का व्यास बनाया जाता है। जितना इसका छेद मोटा होगा उतने व्यास का रेशा होगा। कौन? रेयान। मजबूती, रेयान के रेशों में ऊन की अपेक्षा अधिक मजबूती होती है। रेयान के रेशों में ऊन की अपेक्षा अधिक मजबूती होती है, परंतु सिल्क की अपेक्षा 1/3 कम मजबूती होती है। मैंने पहले ही बताया सिल्क, कपास यानी कॉटन, लिनन, इनके अपेक्षा रेयान में कम मजबूती होती है। सूखने के पश्चात ये पुनः अपनी खोई हुई मजबूती प्राप्त कर लेते हैं। जब ये गीली अवस्था में रहते हैं तो 40 से 70% तक ये कमज़ोर हो जाते हैं। इन्हें रगड़ कर नहीं धोना चाहिए, इनको कोमल मुलायम साबुन से धोना चाहिए। लचक और तन्यता, रेयान में प्राकृतिक तन्यता नहीं होती क्योंकि ये बनावटी रेशा है। इसके परिणाम स्वरूप रेयान के वस्त्र घुटने, कोहनी आदि स्थानों पर जल्दी फट जाते हैं। घर्षण का प्रभाव इस पर बुरा पड़ता है। इस पर घर्षण नहीं, यानी कि रगड़ नहीं पड़नी चाहिए। आर्द्रता का प्रभाव, आर्द्रता इसमें जो है सोखना, जो भी ये सोखता है वो 30-70% तक ये अपनी मजबूती खो देता है। रेयान वस्त्र अधिक शोषणशील होता है, ये ज़्यादा सोखता है, इसलिए जब ज़्यादा सोखता है तो क्या होता है, पानी को जो है अपने अंदर सोखता है तो ये 70% तक कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। किंतु यह नमी को उतनी सरलता से नहीं त्याग पाता जितनी सरलता से रुई और लिनन त्याग लेते हैं। ताप का संचालक या ताप का अच्छा संचालक है, यह ग्रीष्म ऋतु में अधिक उपयुक्त समझा जाता है। रेयान को ग्रीष्म में पहनना चाहिए क्योंकि जो शरीर की गर्मी होती है वो बाहर निकलने की इसमें क्षमता होती है, यानी कि जो पसीना हुआ है वो अंदर ना रहकर इसमें जब हवा आती जाती रहेगी तो ये शरीर को अच्छा ठंडा रख सकता है। प्रकाश का प्रभाव, रेयान के वस्त्र निरंतर तेज धूप में रखा जाए तो उसका रंग पीला पड़ जाता है, वह नष्ट हो जाता है क्योंकि रेयान धूप रेयान को आसक्त बनाता है। रेयान जो होता है उस पर धूप कड़ी होती है। एक तो ये सेलुलोजिक रेशा है, ऊपर से इसमें जो है दुनिया भर के गैस, दुनिया भर की जो है प्रोसेसिंग की जा चुकी है, तो इसलिए ये रेशा थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। धूप में इसको बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, फैलाना चाहिए। ये रेशा जब गीला हो तो इसको भी जो है लटका कर नहीं फैलाना चाहिए। जैसे ऊन के लिए बताते हैं लटका कर नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन ऊन 30 से 40% अपनी जो है वो मजबूती होता है, ये 40 से 70%, 70% मतलब बहुत हो गया, तो इसको इस तरह से बचा के रखना चाहिए। अब इतना भी सस्ता नहीं है कि जो है आप लाओ और जो है ये 2 महीने बाद फट जाए तो आप दोबारा खरीद लो, तो इतना भी सस्ता नहीं है। आपको इसको मजबूत रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इसको ढंग से उपयोग करना पड़ेगा। सफाई धुलाई क्या है, रेयान की सतह काफ़ी चिकनी और चमकदार होती है, इसलिए इस पर धूल, कण, गंदगी आदि फिसल कर नीचे गिर जाती है। इसका वस्त्र जल्दी गंदा नहीं होता, इसे नित्य प्रति धोने की आवश्यकता नहीं होती। इसकी धुलाई करते समय सतर्कता, एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ये जब भीगता है तो कमज़ोर हो जाता है, भीगने के पश्चात इसके रेशे कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए इनको हल्के हाथों से दबा दबा कर धोना चाहिए, ठीक है। ये मैंने क्या आपको बताया था, ये मैंने आपको बताया था आपकी फिजिकल रेयान की भौतिक विशेषता। अब रासायनिक विशेषता सुन लो। क्षार का प्रभाव कैसा पड़ता है, क्षार का प्रभाव रेयान पर, सेलुलोज एसीटेट की चमक जो होती है नष्ट हो जाती है अगर क्षार इस पर डाला जाता है तो। गर्म तथा गहरे घोल से वस्त्र नष्ट हो जाते हैं, किंतु यह रेशम के समान इस घोल में घुलता नहीं है। रेशम क्या होता है, पिघल जाता, खत्म हो जाता है, लेकिन ये पिघलता खत्म नहीं होता है। अम्ल का प्रभाव, अम्ल का जैसे नींबू रेयान के वस्त्रों पर सुरक्षापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अगर उसी तरह कुछ ज़्यादा टाइट अम्ल का उपयोग कर दिया जाए तो नुकसान पहुँचा देगा, इसलिए हल्का कर सकते हैं। विस्कोस सेलुलोज एसीटेट द्वारा इसको तैयार किया जाता है, इसलिए इस पर अत्यंत हानिकारक प्रभाव पड़ता है अम्ल का, अगर बहुत तेज अम्ल हो तो। वसा विलायक सोरे यानी कि जो है क्रीज है, इसको एसिटेट एसिड सेलुलोज का जो है प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना रेशा जल जाता है, कपड़ा बेकार हो जाता है। रंजक की से इसकी बंद होता है, कहने का मतलब इस पर कलर अच्छे तरीके से चढ़ जाता है, कलर को सोख लेता है। जैसे जो है जिन रंगों में जिन सूती और वस्त्र, लिनन वस्त्र रंगा जा सकता है, उन्हीं रंगों में इसको भी, विस्कोस को, अमोनियम रेयान को भी रंगा जा सकता है। रेयान इस पर कलर अच्छे से चढ़ जाते हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद पसीने का प्रभाव। रेयान में पसीने से यानी कि अद्भुत विलक्षण, अभी बोला ना कि इसमें क्या है, ये सोखता बहुत है, तो सोखता बहुत है तो पसीना ये सोखेगा ही, सही जाहिर सी बात है। पसीने से इनका रंग, गुण, मजबूती, चमक आदि कुछ प्रभावित नहीं होता है। पसीने से कुछ हल्का क्षार ये सह सकता है ना, अपना पसीना तो क्षारीय होता है तो हल्का क्षार सह सकता है, तो पसीने में तो हल्का क्षारीय होता है, उसमें तो कोई ऐसा केमिकल तो मिलाया नहीं होता, तो ये सह सकता है। ब्लीच का प्रभाव। सूती वस्त्र के समान रेयान वस्त्रों में हल्के ब्लीच किए जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं किए सकते। हल्के कौन से, जैसे हाइपोक्लोराइड कर सकते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड उपयोग कर सकते हैं, बहुत भारी ब्लीच का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये रेयान था, रेयान के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। अब जो कुछ भी आपको रेयान के बारे में पूछना होगा आप मेरे ग्रुप नंबर पर पूछ सकते हो। मेरा ग्रुप नंबर है 9455836597। हमारे ख्याल से आप लोग को समझ आ गया होगा। फिर से देख लो, ये विस्कोस रेयान है, ये लुगदी है किसकी, लकड़ी की। देख लो नाइट्रोसिलॉन। अब देखो विस्कोस सबसे अच्छा, सबसे शाइनिंग है, फिर नाइट्रो उतना नहीं है, फिर ये धागे अलग अलग रील में लपेटे हुए हैं। वुड पल्प है, इसको जो यहाँ पर वो लिखना था कि गुद्दा, यहाँ पर जो है वो गलत हो गया, उसको सही कर लेना। फिर इसके बाद इसका मैंने तो आप लोग को प्रोसेसिंग समझा दिया, तो और देखो लकड़ी से गुद्दा बना हुआ है, ठीक है। ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। अब आपको इसमें कोई समस्या होगी, कोई परेशानी होगी तो मैंने नंबर दे दिया है, आप उससे पूछ सकते हो। और आप टेलीग्राम ग्रुप से मेरे जुड़ सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने जो है हर रोज़ मैं उस पर क्विज़ डालती हूँ। आज मैंने 20 क्वेश्चन का क्विज़ डाला था और मैंने ऊन से डाला था, क्योंकि मैंने कल ऊन पढ़ाया था। आज मैं रेयान पढ़ा रही हूँ तो कल मैं 20 क्वेश्चन रेयान से डालूँगी क्विज़ पर, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हो। मैं PDF भी वहीं पर देती हूँ, इसलिए आप वहाँ से भी जुड़ सकते हो PDF के लिए। मेरा टेलीग्राम क्या है वो सुन लो, अपर्णा सिस्टर, ठीक है। क्या है, अपर्णा सिस्टर, APARNA, और S लगाना, इस पर पोस्ट ऑफिस S लगाना, और सिस्टर लिखना SISTER, और इसके बाद TGT, TGT और PGT लिखोगे तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी यूट्यूब पर ही, लेकिन फिर भी आप इसको लिखोगे तो आ जाएगा। अगर आप जो है क्विज वगैरह सॉल्व करना चाहते हो तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन पूरा वीडियो देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैंने पहले ही बोल दिया, अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर तो ज़रूर से ज़रूर करना। चलो ठीक है, हाँ, ओके, बाय।